और इस वक्त एक दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारियों की कल अहम बैठक होगी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ ये बैठक है और राज्यों के प्रभारियों की बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। बैठक में योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया जाएगा और बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा भी की जाएगी, क्योंकि अब सामने 2024 का चुनाव है और 24 को लेकर मंथन लगातार जारी है, बैठकों का दौर लगातार जारी है, समीक्षाएं की जा रही हैं और आगे के समीकरण बनाए जा रहे हैं। तो बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, मंथन होगा, समीक्षा की जाएगी और दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के जो प्रभारी हैं उनकी कल अहम बैठक होने वाली है और इसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ यह बैठक होगी, जिसमें राज्यों के प्रभारियों की बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक होगी। कई मुद्दों पर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी, समीक्षा की जाएगी। पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, कल होने वाली बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक बैठक बुलाई गई है और ये बैठक दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे के आसपास चलेगी। और तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है और इसी कड़ी में इस बैठक को देखा जा रहा है और जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उनके प्रभारियों की ये बैठक होगी और जो संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और भारतीय जनता पार्टी में ये मुख्यालय में बैठक होगी। जितने भी राज्यों के जो प्रभारी हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी राज्य हैं उनके खासतौर पे बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनके कामकाज की योजनाओं को लेकर कितना अभी कामकाज हुआ है और क्या कुछ आगे उस राज्य में होने वाला है और किस तरीके से खासतौर पे चुनावों को लेकर तैयारी है, इसको लेकर फीडबैक लिया जाएगा और इसके बाद बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी कि अगर किसी राज्य में, उस राज्य में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार लोकसभा के चुनाव के दौरान हार का सामना करना पड़ा था, उसको लेकर उस सीट पर मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी के वहां के बूथ लेवल के कार्यकर्ता और वहां के तमाम जो पदाधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं, ये तमाम जो फीडबैक है वो कल कहीं ना कहीं बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन के, वो लेंगे और निश्चित तौर पे ये बैठक काफी अहम हो जाती है लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए। इसके साथ ही हम बात करें तो अन्य पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, क्योंकि 2 बजे से लेकर शाम 7 या 8 बजे तक ये बैठक चलेगी। इस बैठक में अन्य विषयों को लेकर भी चर्चा किया जाएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जा सके, खासतौर पे उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक तबका मानता है कि पश्चिमी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में खासा काम करने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने की जरूरत है। तो ऐसी सब बातें लेकर कल बैठक होगी। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो प्रभारी हैं वो अपना फीडबैक देंगे। उसके बाद निश्चित तौर पे एक चिंतन और मंथन होगा कल भारतीय जनता पार्टी। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल एक अहम बैठक है, इसमें मंथन चिंतन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा में कार्यवाही के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पे जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पे विधायक खरीदने का भी आरोप लगाया और इसे लेकर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल ने विधानसभा के पटल का गलत इस्तेमाल किया। मुझे बेहद खुशी है कि तुरंत मनीष जी ने बयान दिया कि मैं सब तरह की जांच के लिए तैयार हूं, सीबीआई, ईडी जो जांच करना चाहे जांच कर ले। मनीष जी ने धमकी नहीं दी कि मैं तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन के केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे क्यों कर दूंगा, जब कुछ करा ही नहीं तो कर लो जांच। तो आरोप लगा कि मनीष सिसोदिया जी शराब की नीति में पैसे खा गए, तो वो पैसे ढूंढने के लिए सीबीआई इनके घर गई। तो खूब ढूंढा उन्होंने, चारों तरफ काफ़ी देर ढूंढा, सारा 14 घंटे तक उन्होंने ढूंढा, सब कुछ देखा, गद्दे फाड़े, तकिए फाड़े, बता रहे हैं दीवारें भी यूं यूं करके देखी, खोखली मिलती तो शायद दीवारें भी तोड़ देते, लेकिन कुछ नहीं मिला उनको। 14 घंटे के बाद वो चले गए। और कट्टर ईमानदार पार्टी है जो शरीफों की पार्टी है, महिलाओं की इज्जत करती है। कट्टर बेईमान पार्टी है जो दोस्तों की फिक्र करती है, दोस्तवाद करती है, दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है।
कट्टर ईमानदार पार्टी है जो भारत की परवाह करती है। मगर मोटा मोटी इस चिट्ठी में एक्साइज विभाग ने उत्तर मांगा है कि ये बेनियम काम आपकी सरकार क्यों कर रही है, इस बेनियम काम को बंद करना चाहिए। आप इन ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका कैसे दे रहे हैं? इसमें भी एक एनरिच कंपनी नामक कंपनी, उसमें भी बड़े स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किस प्रकार से आप बेनियम भाव से, बेनियम रूप से नियमों को ताक में रख के आप उन कंपनियों को ठेका दे रहे हैं जिन कंपनियों को देना नहीं चाहिए। मगर इसके बावजूद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, हम जानना चाहते हैं आपने नियमों का उल्लंघन क्यों किया, कैसे किया? तीसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, और आज तो दूध का दूध और पानी का पानी होके ही रहेगा। अरविंद जी, हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। क्या कारण था जो मनीष सिसोदिया ने, जो पहले रिटेलर्स को 2% का कमीशन मिलता था बोतल बेचने पर, 2% का, जो होलसेलर्स को, जो हमारे होलसेलर्स थे उनको पहले 2% उसका जो कमीशन मिलता था, उस कमीशन को बढ़ा करके आपने 12% किया, 12% किया। क्या कारण था? और दिल्ली में वापस पुरानी शराब पॉलिसी लागू कर दी गई है, जिसके बाद अब दिल्ली में शराब के निजी ठेके और शराब पे मिल रही भारी छूट बंद हो गई है और दोबारा से पुरानी शराब नीति लागू कर दी गई है। इस कड़ी में दिल्ली सरकार ने एम आबकारी दिल्ली ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए अब लोगों को घर बैठे शराब के नजदीकी ठेके से लेकर मौजूदा ब्रांड तक की हर जानकारी मिलेगी। ऐप के जरिए शराब की दुकानों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी सर्च किया जा सकेगा। तो दिल्ली में पुरानी शराब नीति एक बार फिर से लागू हुई है। शराब पे मिल रही भारी छूट अब बंद हो गई है। और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैंने सुशासन और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर सेवाओं का आह्वान किया है। हालांकि दुर्भाग्य से सीएम अरविंद केजरीवाल ने हताशा में भटकाव की रणनीति और झूठे आरोपों का सहारा लिया है, इस बात का जिक्र भी किया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने राष्ट्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने लोगों से आम आदमी पार्टी के मेक इंडिया नंबर 1 अभियान में सहयोग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने बताया कि मेक इंडिया नंबर 1 अभियान के तहत 7 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा का दौरा करेंगे, जहां वो हिसार में जनसभा कर युवाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के 2 दिवसीय दौरे पे हैं। केरल दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने कोची में एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही कांची, कामकोटी, पीठम स्तूप का दौरा भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कोची में कोची मेट्रो के दूसरे चरण समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला भी रखी। पीएम ने यहां 3 रेलवे स्टेशन जिनकी आधारशिला भी रखी और इस मौके पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए अपने कार्यक्रमों की जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने अपने केरल और कर्नाटक दौरे की जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज और कल केरल और कर्नाटक में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में शहरी विकास, रक्षा, बंदरगाह, ऊर्जा आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। और खबर दिल्ली से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी चल रही है। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और देश भर में 15 दिन तक रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। दलित बस्तियों में सेवा, सफाई अभियान समेत कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और पार्टी ने बीजेपी महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनाई है। और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और
उनसे मिलकर आभार जताया। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक मुलाकात चली। इस दौरान आगे की योजनाओं पर बात हुई। जानकारी के अनुसार भूपेंद्र चौधरी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच आगामी नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी है। और उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर राज्य के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने न्यूज वन इंडिया से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत जी हैं। सर, एनएचएम की बात करें, कितनी भर्तियां आप लोग निकालने वाले हैं ताकि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके? देखिए, जो हमारे प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन का कार्यक्रम चल रहा है, लगभग 150 वैकेंसी हम निकाल रहे हैं और 3 महीने में हम भर्ती पूरी कर लेंगे। और मैं कह सकता हूं कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि 258 जांचें फ्री कराता है पूरे राज्य के अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में। हम हर व्यक्ति का हर जिला हेडक्वार्टर पे डायलिसिस की व्यवस्था फ्री है और मरीज जो है गाड़ी में आके और घर तक छोड़ना, ये भी राज्य सरकार उसको आना और डायलिसिस करने के बाद घर तक छोड़ना, ये पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। अगर कोई क्रिटिकल मरीज जो है पहाड़ में बहुत दिक्कत में हो जाता है तो हमारी एयर एम्बुलेंस से मरीज़ को हम एम्स में लाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाते हैं, ये व्यवस्था भी निःशुल्क है। सर, आप भर्तियों का जिक्र कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार आप लोगों को घेर रही है, चाहे यूकेएसएससी पेपर लीक मामले की बात करें या विधानसभा में जो भर्ती का मामला आया है उसमें अनियमितताएं का आरोप कांग्रेस पार्टी लगातार लगा रही है। वो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सीबीआई जाँच क्यों नहीं सरकार करा रही है? देखिए, जो अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षाएँ हुई हैं और जैसे हमारी सरकार को पता चला कि इसमें गड़बड़ हुई है तो हमने तुरंत जांच के आदेश दिए। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और अभी तक 3 दर्जन से ज़्यादा लोग जेल चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को अब ये पता चल गया है कि भाई सरकार बहुत निष्पक्षता से जांच कर रही है। जिन लोगों ने गड़बड़ किया उनको जेल भेजा जा रहा है और जैसे जाँच पूरी हो जाएगी, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि हमारी सरकार किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं। सीबीआई जांच कराएंगे आप लोग? अब देखो, जब जांच हो रही है, सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो मुझे लगता है पहले जांच आने दीजिए, उसके बाद कोई निर्णय नहीं। सर, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार, खासतौर पे शिक्षा मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है? देखिए, संस्कृत को हमने द्वितीय राजभाषा बनाया है और हर जिले में हम एक संस्कृत गाँव बना रहे हैं। और इतना ही नहीं, 5 लाख बच्चों को संस्कृत भाषा सिखाई जाएगी। इसके लिए बहुत व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से महंगाई को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन करने के मूड में है, 4 सितंबर की तारीख रखी गई है, चौपाल लगाया जा रहा है और इससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहेगा। उत्तराखंड में भी विरोध प्रदर्शन महंगाई को लेकर किया जाएगा। सरकार कांग्रेस पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन को किस तरीके से देखती है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि पहले वो छत्तीसगढ़ की तुलना करें कि वहाँ कितनी महंगाई है और बीजेपी शासित राज्यों में कितनी महंगाई है। आज़ाद भारत में सर्वाधिक राज जिस पार्टी ने किया, महंगाई किसने बढ़ाई? आज तो मोदी जी गरीबों को फ्री की राशन दे रहे हैं। आज मोदी जी की सरकार उज्ज्वला के कनेक्शन दे रही है। आप मोदी जी की सरकार घर घर में शौचालय बना रहे हैं। आप मोदी जी की सरकार जो है गरीब लोगों के लिए मकान। अगर गरीबों की कोई हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस को पहले अपनी ओर खुद देखना चाहिए, तब आरोप लगाने चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस शासित राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादा महंगाई है। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। मामले में अब 8 सितंबर को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें राहुल गांधी के 2014 में दिए गए भाषण की ट्रांसक्रिप्ट जो है उसके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में सबूत के रूप में माने जाने की मांग को खारिज कर दिया था। 20 सितंबर 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरएसएस के पदाधिकारी राजेश कुंटे की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2014 में दिए गए भाषण की ट्रांसक्रिप्ट को उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में सबूत के रूप में माने जाने की मांग की गई थी।
और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पीए संगमा की जयंती के अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी श्रद्धांजलि दी। साथ ही संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पीए संगमा द्वारा लिखी गई और उनसे संबंधित पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगाएगी। बता दें कि 23 मई 1996 को पीए संगमा को सर्वसम्मति से 11वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था। और आम जनता को महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है। 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 91 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है। और दिल्ली में पहले इसकी कीमत 1976 रुपए 50 पैसे थी, जो इस कटौती के बाद 1885 रुपए हो गई है। और खबर पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके से है, जहां तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। परिजनों की माने तो स्कूल के ही 10वीं के छात्र ने पहले बच्चे के साथ हैवानियत की और फिर उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बच्चे के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा बेटा 3 नंबर स्कूल में पढ़ते हैं, वो 3rd क्लास में है। तो 2 नंबर स्कूल के बच्चे कंपेयर है वो रखा है इस टाइम पे। वो 2 नंबर स्कूल में काम चल रहा था, साथ में पढ़ रहे थे। तो लंच टाइम पे और दिल्ली में बीते दिनों अज्ञात बदमाशों द्वारा 16 वर्षीय छात्र के फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसके बाद मामले पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने फायरिंग में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी साउथ विनीता रिजयकर आरोपियों की गिरफ्तारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 26 अगस्त को दोपहर 4 बजे के करीब हमें इंटीमेशन मिली बत्रा हॉस्पिटल से कि एक 16 साल की बच्ची गन शॉट इंजरी से एडमिट हुई है। तो ये पता चला कि ये बच्ची 11वीं क्लास में तिगड़ी में एक स्कूल में पढ़ती है। वो स्कूल से घर वापस लौट रही थी। न्यूज़ 1 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम फिरोज और आज मौजूद हैं हम दिल्ली साउथ डीसीपी ऑफिस में, जहां पर आज एक मुख्य आरोपी तिगड़ी केस का जो मुख्य आरोपी जिसने 16 साल की छात्रा को गोली मारी थी, स्कूली छात्रा को गोली मारी थी, आज उसे एटीएस की टीम में गिरफ्तार कर लिया है। और ये गिरफ्तारी के साथ साथ उस आरोपी पर भी अंकुश लगा जो कि फरार चल रहा था। लड़की की हालत अब इस वक्त ठीक है, वो हॉस्पिटल बत्रा हॉस्पिटल में है और वो अब बिल्कुल ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो मुख्य आरोपी था अमानत अली, इसका कोई पीछे का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन इसने जो ये वारदात को अंजाम दिया ये प्यार में धोखे के कारण दिया। तो ये बच्चों की काउंसलिंग की ज़रूरत है कि स्कूली छात्रों में जो इस तरीके का जो एक एक्शन लेने की जो ये एक हिंसा का जो एक दौर चल रहा है, इसको ख़त्म किया जा सके, क्योंकि ये मामूली घटना है और इस मामूली घटना को इतना बड़ा बनाया। और कुछ संगठन इसको लव जिहाद का नाम दे रहे हैं, पर ऐसी कोई इसमें लव जिहाद की कहीं गुंजाइश नहीं है। ये एक सिर्फ लव एंगल का मामला है, एक चोट खाए हुए प्रेमी का मामला है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो